हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस पढ़ने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 है। इससे पहले हम सभी ने प्रैक्टिस सेट 1 देख लिया है। उसमें आप सभी ने देखा ही होगा कि मैंने किस प्रकार पूरे एक्सप्लेन के साथ आप सभी को हर क्वेश्चन बताया है। इसी प्रकार आज भी करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ जो उसका राइट आंसर है उससे तो देखेंगे ही, उसके साथ जो उसके 3 ऑप्शन है उसे भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को समझाया जाएगा, ताकि आप सभी का हर टॉपिक क्लियर होता जाए। अगर जिन भाइयों ने जीके जीएस पढ़ लिया है थोड़ा भी, वो इस प्रैक्टिस सेट से अपना जीके जीएस बहुत ही बेहतर बना लेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और साथ ही आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी को क्लास के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 52 में क्या आ गया है? तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है राष्ट्रपति का एक पद होगा, ये ऐसी बात बताई गई है। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 53 में बताया गया है राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होगी, कार्य क्या होगी, ये बताया गया है। अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति के ऊपर एक ऐसे महाभियोग लगाया जाएगा, ये इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 85 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, इसकी बात बताई गई है। तो इतने अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से इम्पॉर्टेंट है, इतने अनुच्छेद पूछे जाते हैं बार बार, इसे आप याद रखिएगा। 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन, 53 में उनकी कार्य एवं शक्ति का वर्णन, 60 में उनकी शपथ कैसे दिलाई जाएगी इसका वर्णन किया गया है। 72 में वो किसी भी व्यक्ति की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। 61 में उनके ऊपर कैसे महाभियोग लगाया जाएगा, ये बात बताई गई है। और अनुच्छेद 85 के तहत वे लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, एक बार फिर से टिक कर देते हैं। तो अनुच्छेद 72, क्या अनुच्छेद 72 है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। अब बात करें राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसे किस भाग में रखा गया? तो किस में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया। किसमें? भाग 4 में। कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आखिर यूएसए या अमेरिका से क्या लिया गया है। तो यूएसए से मौलिक अधिकार क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में जो है यूएसए से ग्रहण किया गया है। इसे किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया है। किसमें? भाग 3 में इसे रखा गया है। कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो 12 से 35 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, ये आप याद रखिएगा। कितने? 12 से 35। रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से जो है हमारे भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगर बात कर लें कि इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है, ये आप याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लें, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी, जिसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इसे लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, 36 से 51, 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है और इसे भाग 3 में रखा गया है। रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है हमारे या समता जिसे कहते हैं और बंधुता कहते हैं, ये सब कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला किस लिए होता है, या किस कारण से आकाश का रंग नीला होता है? क्या प्रकाश के प्रकटन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगर बात कर ले प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो मान लो
ये आप देखें, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये हमारा अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ये आप याद रखें, अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये हमारे जान लीजिए प्रकाश की किरण है, तो ये क्या होती है? ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसे जाना तो ऐसे था, लेकिन ये क्या हुआ? अभिलंब की तरफ झुक गई। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी कारण से जब जब जल में पेंसिल रखी जाती है तो टेढ़ी दिखाई देती है, इसी कारण से। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसे आप देख लें। तो इसके लिए भी यही मतलब है, सघन 1 है, मतलब माध्यम 1 है और माध्यम 2 है। इसे आप माध्यम के तरीके से याद करें चाहे नहीं। जब कोई यहाँ सिंपल वे में आप याद कर लें, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब आपतित किरण किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित किरण उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके लिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम दिए गए हैं। एक नियम तो यह है कि आपतन कोण, इसे आपतन कोण कहते हैं जिसे आई से डिनोट करते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं जिसे आर से डिनोट करते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम क्या है? नियम है। कोण आई बराबर कोण आर होता है, परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये परावर्तन के दूसरा नियम है। ये आपसे के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो क्या डायोप्टर होता है, न्यूटन होता है, जूल होता है या आर्ग? नहीं हो दोस्तों, ये अर्ग होगा। क्या होगा? अर्ग होगा। अर्ग होता है। तो राइट आंसर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। न्यूटन किसका है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। जूल किसका है? कार का मात्रक जूल है। और कार का ही मात्रक जो है सीजीएस मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग होता है। ये भी आप याद रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं, डिजिटल मशीन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं या संगणक कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर किस शब्द से बना है? अगर ये आपसे इसे पूछा जाए तो कंप्यूट शब्द से बना है। ये भी आप याद रखें। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? तो गणना करना होता है। क्या होता है? गणना करता है। लेकिन आप सभी का राइट आंसर क्या है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। ये आप याद रखें। आगे देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है यह कब मनाया जाता है? ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। 1 दिसंबर को, 12 जनवरी को, 2 दिसंबर को या 15 अगस्त को? तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन आप सभी का राइट आंसर क्या है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को आप सभी को पता ही होगा, हमारा जो भारत, प्यारा भारत देश है भारत, ये आज़ाद हुआ था, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। क्या लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या रोपड़ है? तो राइट आंसर क्या है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है हड़प्पा है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है। ये आप याद रखिएगा। यह कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ पर? वर्तमान पाकिस्तान में है। ये आप याद रखेंगे। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा। लोथल,
लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में है वर्तमान में। कहाँ पर? गुजरात में है। यहाँ पर बंदरगाह भी मिले थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो दयाराम राखलदास बनर्जी ने की थी। यह वर्तमान कहाँ पर है? तो यह भी पाकिस्तान में ही है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है वर्तमान। कहाँ पर? पंजाब में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा स्थल कहाँ पर है और किस स्थल पर कौन से साक्ष्य पाए गए थे, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था? क्या बिंदुसार था, बिंबिसार था, अशोक था या महापद्मनंद था? आपसे को बता दें यह क्वेश्चन अभी जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें 2 मार्च के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। 2 मार्च के थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम है? बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक या महापद्मनंद? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा है ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, बिंदुसार। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी सहायता से की थी? तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी सहायता से इन्होंने की थी। विष्णुगुप्त वही है जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। आगे देखते हैं आखिर बिंबिसार कौन है? तो बिंबिसार हरिया वंश का संस्थापक है, ये आप याद रखिएगा। इन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए विवाह नीति अपनाई थी। अशोक को आप सभी को पता ही होगा, अशोक सम्राट जो हैं, इन्होंने बहुत से स्तंभ बनाए, शिलालेख 13 बनवाए हैं, ये है। अब महापद्मनंद कौन है? महापद्मनंद वो है जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखिएगा। ये एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने एक राट की उपाधि भी धारण की थी। आगे देखते हैं, जो आप सभी को बताया मैंने वही अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार ने, बिंबिसार ने, घनानंद ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य, यहाँ पर मौर्य होगा, ये मौर्य लिख उठा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे। अगर बात की चंद्रगुप्त मौर्य किसने ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो बात करें भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, पश्चिम की बात हो रही है, तो सबसे पश्चिमी जो होगा गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात होगा। यहाँ पर आप समझ ले, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखो, ये हमारा उत्तर है, नॉर्थ जिसे कहते हैं, ये हमारा साउथ जिसे दक्षिण कहते हैं, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो भारत का सबसे पश्चिमी पूछा जा रहा है, तो सबसे पश्चिमी क्या है? गुजरात है। तो राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। वहीं पूछा जाए सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, आप टिक करेंगे इस तरफ। वहीं पूछा जाए सबसे दक्षिणी कौन सा है? तो तमिलनाडु, आप टिक करेंगे। वहीं पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तब आप लद्दाख नहीं टिक कर सकते, क्योंकि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। तो आप टिक क्या करेंगे? हिमाचल प्रदेश। क्या है? HP, हिमाचल प्रदेश है, ये आप याद रखिएगी। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, लद्दाख टिक कर देते हैं, लेकिन लद्दाख नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर क्या है? 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से। कौन कौन है उसे आप देख लें, तो यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा। क्या? झारखंड हो जाएगा। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा, ये 8 राज्य हैं जहाँ से भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8। ये 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है और त्रिपुरा। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित भी करती है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं कि
भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 4 में या भाग 5 में? तो राइट आंसर क्या है हमारा? भाग 2 में। किस में किया गया है? भाग 2 में। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो 5 से 11 अनुच्छेद में इसका वर्णन भी किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 का वर्णन किया गया है और भाग 4 आप सभी को मैंने बताया डीपीएसपी का वर्णन है। आगे देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली का संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? पंचायती राज प्रणाली का संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 40 में। किस में है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के निर्देश देता है। अब आगे देखते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 1950 में। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? जो है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जो सिक्किम राज्य में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। कौन सी है? गंगा है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, ये आप याद रखिएगा। गंगा सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो यूपी में बहती है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। यह अभियान महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2014 में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।